नमस्ते। स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का, सभी योग साधकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम जो बात जानने वाले हैं वो है ऋतुचर्या से संबंधित। आप सब लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक बहुत ही विराट, बहुत अनेकता में एकता का देश है। इसी प्रकार से वातावरण की दृष्टि से भी हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। प्रायः बहुत सारे अलग अलग देशों में भी कम से कम 3 ऋतुएं तो होती हैं, लेकिन भारत में 6 ऋतुओं की यहाँ पर आगमन होता है। अभी जो ऋतु दीपावली के ठीक बाद से, या फिर समझ लीजिए कि 23 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक होने वाली है, वह है हेमंत ऋतु। और 23 दिसंबर से 23 फरवरी तक होने वाली है, उसको शिशिर ऋतु कहते हैं। कुछ लोग इसको पहले मान लेते हैं, उसको बाद में, लेकिन मुख्यतः ये दोनों ऋतुएं यानी 4 महीने का पूरा काल, इसको शीतकाल कहा जाता है। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। मंत्र पाठ। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम। तो इन 4 ऋतुओं में हमें कैसा खाना चाहिए और कैसा नहीं खाना चाहिए, इस बारे में यदि हम जानकारी रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सबसे उत्तम ऋतु जो आने वाली है वह हेमंत चल रही है, मतलब, और सबसे उत्तम ऋतु इसके ठीक बाद शिशिर ऋतु। दोनों को जब शीतकाल कहा जाता है, तो शीतकाल यानी पूरे 4 महीने में हमें खान पान कैसा रखना है। स्वस्थ व्यक्ति भी और बीमार व्यक्ति भी इन बातों का ध्यान रखेगा तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य उसको मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु यानी कि ये पूरा शीतकाल बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। क्योंकि एक कारण तो ये होता है, इसमें रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, तो सोने के लिए ठीक प्रकार यानी निद्रा, शरीर को पूरा पर्याप्त विश्राम मिलता है, पूरा आराम मिलता है। पूरा आराम मिलता है तो भोजन पचने में भी अनुकूलता होती है, भोजन भी आसानी से पच जाता है। बलयुक्त ऋतुएं होती हैं दोनों। बलयुक्त यानी शरीर में बल की स्थिति है ना, वो अच्छी होती है, वृद्धि काल होता है, वृद्धि की तरफ होती है, इसका स्तर बढ़ा हुआ होता है। इसी कारण से क्या होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है। पाचन शक्ति जब अच्छी होगी, निश्चित रूप से हमारे भोजन को जल्दी पचाने वाली होगी। तो इसीलिए रूखे भारी से भारी भोजन भी शीघ्रता से, आसानी से पच जाता है इन दोनों ऋतुओं में। यही कारण है कि इन दोनों ऋतुओं में यानी कि पूरे शीतकाल में यानी सर्दी में शरीर को शक्ति ज़्यादा मिलती है। बस इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें भूखा नहीं रहना, क्योंकि इस ऋतु में भारी से भारी और अधिक मात्रा में किया गया भोजन भी जल्दी पच जाता है। तो इस ऋतु में हमें एक तो भूखा रहने से बचना है। इस ऋतु में भूखा रहना और रूखा सूखा खाना, ये दोनों ही हानिकारक है। घी खाने की ऋतु है ये। स्निग्ध पदार्थ, चिकने पदार्थ, मधुर पदार्थ और लवण पदार्थ खाने की ऋतु है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस कहे गए हैं: तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, लवण और मधुर। सफिशिएंट क्वांटिटी में यदि भोजन ना मिले, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यदि भोजन नहीं मिलता इस ऋतु में, यदि हमें सही समय पर यदि नहीं मिल रहा, तो हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है वो हमारी धातुओं को खाने लगती है। धातुओं का जब भक्षण करने लगती है तो हमारा शरीर दुर्बल, कमजोर होने लगता है। इसीलिए इस ऋतु में भूखा नहीं रहना, रूखा सूखा नहीं खाना, चिकना पदार्थ खाना है। आयुर्वेद में 6 रसों की बात कही गई। कौन से? तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, लवण और अम्ल। तो इस 4 महीनों में हमें 3 प्रकार के रसों से युक्त भोजन को लेना चाहिए। पहला है लवण, दूसरा है अम्ल, तीसरा है मधुर। तो मीठा, अम्ल, खट्टा और एक लवण, सॉल्टी, इस प्रकार के 3 पदार्थों से, 3 रसों से युक्त भोजन, आहार को ही हमें लेना चाहिए। इस ऋतु में यदि हम भूखे रहेंगे या रूखा सूखा भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ने की संभावना होती है, वात संचित होगा,
वात संचित होगा तो वायु के रोग होंगे। शरीर में यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, वहाँ दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल, ये आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस ऋतु में थोड़ा स्निग्ध चिकनाई युक्त भोजन ही करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है इस ऋतु में जब वात दोष बढ़ेगा, अगर हम इन गलतियों को करेंगे तो वात दोष में दो गुण होते हैं, एक शीत होता है, एक रुक्ष होता है। शीत और रुक्ष गुण वास्तव में वात को बढ़ा करके प्रकोपित कर देते हैं, और इन्हीं सर्दियों में आपके जिनके दर्द की या आर्थराइटिस की या जिनको किसी और दर्दों की शिकायतें रहती हैं तो वो और बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे शीतकाल में हमें चिकनाई, मधुर, लवण और अम्ल यानी कि जिसको खट्टे पदार्थ कहते हैं, ऐसे रसों से युक्त पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। पोषक तत्व जिनमें हो भरपूर मात्रा में, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, विटामिन्स जिनमें हो, पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। उसके अलावा अगर इन पदार्थों की हम बात करें कि इनमें क्या क्या हो सकता है, तो इनमें शुद्ध घी हो सकता है। देशी गाय, अगर देशी नस्ल की कोई गाय है, गीर, साहिवाल, राठी, इनको देशी नस्ल की गाय कहते हैं। यदि इन देशी नस्लों की गाय की घी की बात की जाए तो वो सबसे पौष्टिक और सबसे शुद्ध पदार्थ होता है, चिकनाई युक्त। मक्खन, हाँ एक बात और बता दूं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं खाते, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और हार्ट में ब्लॉकेजेस आदि आदि और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। एक बात ध्यान रखना, भैंस के घी से हो सकता है, गाय के घी से कभी नहीं होता। एक समुचित मात्रा में आप थोड़ा सा घी जरूर ले सकते हैं, ये शरीर को बल प्रदान करता है। सर्दियों में लोगे, अगर इन 4 महीनों में आपने, इस शीतकाल में आपने यदि अपने शरीर को पौष्टिक पदार्थ दिए, चिकनाई युक्त पदार्थ दिए, तो बाकी के ऋतुओं के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा। बाकी कितनी ऋतु बची, कितने महीने बचे? 8 महीने बचे, 4 महीने ये 8 महीने, बाकी के 8 महीने के लिए आपका शरीर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको इन ऋतुओं में आहार में, विहार में बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो क्या, एक तो देशी घी, शुद्ध देशी घी, उसके अलावा मक्खन, तेल, दूध, दूध और चावल की जो खीर होती है वो, उड़द की खीर, मिश्री, रबड़ी, मलाई, और ठंडे दूध के साथ में यदि हम ले रहे हैं तो शहद ले सकते हैं। इस वाली ऋतु में बहुत अच्छा उपयोगी होता है। गन्ने का रस यदि किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में मिलता है तो वो बहुत उत्तम होता है इस शीतकाल में भी। गन्ने का रस, दलिया, हलवा, आंवले और सेव का जो मुरब्बा होता है उसकी बात करें, पिट्ठी, और मेवों से जो पदार्थ होते हैं, जो सूखे मेवों से पदार्थ बने हुए होते हैं, उन पदार्थों की यहाँ बात की जा रही है। तो सूखे मेवों वाले पदार्थ, मिठाई आदि हम समुचित मात्रा में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ भी लेंगे तो दिक्कत ही है, लेकिन हाँ, एक इस ऋतु में ली जा सकती है ये सब चीज़ें, तो आसानी से पच भी जाती हैं। अनाजों में यदि देखी जाए तो अंकुरित मूंग बहुत अच्छा होता है इस ऋतु में। अंकुरित चना, उड़द, गेहूँ या चने की रोटी, बेसन की रोटी, कॉर्नफ्लेक्स, और उसके अलावा पुराने चावल, जिसको कई सालों पुराने या कम से कम 1 साल पुराने चावलों का सेवन हम इस ऋतु में, इस 4 महीने के शीतकाल में कर सकते हैं। वर्ष भर पुराने चावल कहा जाता है। मौसमी फल अगर हम देखें तो इसमें सेब हो सकता है, आंवला हो सकता है, उसके अलावा संतरा हो सकता है, कई सारे और भी जो मौसम में सबसे ज़्यादा फल बिका करते हैं उन फलों की बात कर रहे हैं। सब्जियों में परवल, बैंगन, गोभी और जिमीकंद और पके हुए लाल टमाटर, गाजर, वैसे टमाटर फलों में आता है, गाजर और सेम, मटर, पालक, बथुआ, मेथी आदि हरे शाक, जितने भी हरी हरी सब्जियां हैं उनको हरे शाक कहते हैं, सौंठ, और गर्म पानी व गर्म पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक और पोषक होते हैं। इस ऋतु में हम रात्रि को दूध पिएं तो बहुत अच्छी बात, उसमें सौंठ डाल के पिएं तो बहुत अच्छी बात, और देशी सौंठ अगर मिल जाए उसको चूर्ण करके यदि हम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा ले लें, 1-1.5 ग्राम 2 ग्राम तक, तो जोड़ों के दर्द और पसलियों में दर्द और साइटिका पेन आदि आदि सब में विशेष लाभ होगा। इसलिए आपको देशी सौंठ को चूर्ण करके उसको आपको जल के साथ लेना चाहिए, गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। ये ऋतु बहुत अच्छी है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी यदि आपने पालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए बाकी के 8 महीने सुखदायक होंगे, बहुत अच्छे होंगे।
इन चीजों को पथ्य आहार कहते हैं। पथ्य यानी सेवन करने योग्य, करने योग्य। अपथ्य का मतलब होता है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिसका पालन नहीं करना चाहिए, जिसके करने से हमें नुकसान हो जाता है। तो पथ्य आहार मैंने बताया क्या क्या खाया जा सकता है, पिया जा सकता है। और पथ्य विहार के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। पथ्य आहार के साथ साथ हमें पथ्य विहार, जिसको हम रहन सहन करते कहते हैं, इसको विहार कहा जाता है आयुर्वेद की, संस्कृत की भाषा में। तो पथ्य विहार यानी कि रहन सहन को भी यदि हम ठीक रखेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहले हमें मन को प्रसन्न रखना चाहिए, चिंता रहित जीना चाहिए। चिंता रहित जो भी काम हो रहा है ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं उसको ठीक करने का, लेकिन आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका, तो उसको स्वीकार करें। ज़्यादा परेशान होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। तो चिंता मुक्त होकर के जिएं और मन को प्रसन्न रख करके जिएंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हमारा जीवन चल पाएगा। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके उषः पान, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पीने का काम करना चाहिए। शौच जाएं उसके बाद, और फिर स्नान आदि करके शुद्ध वायु का सेवन करें। छत पर चले जाएं, आसपास में गार्डन आदि आदि जो भी आपके अनुकूल स्थान है वहाँ पर वायु सेवन करें, शुद्ध वायु का सेवन करें। और उसके लिए भ्रमण मतलब जॉगिंग करें, टहलें। उसके बाद योगासन, प्राणायाम आदि का अभ्यास नियमित रूप से आपको करना ही चाहिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। वर्ष भर करना चाहिए, इस ऋतु की ही बात नहीं है, वर्ष भर करें। अपनी शक्ति के अनुसार आप तेज तेज चलें। सुबह सुबह ताजी ताजी हवा में आप, जैसे सर्दी लगती है थोड़ा सा ऊनी कपड़े आदि पहन गए और तेज चाल में आपको चलना है। इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत आएगी। लौट करके वापस आए तो थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा योगासन करें। ये पूरी दिनचर्या के हिसाब से बता रहा हूँ। सुबह थोड़ा चलने जाए, घूमने जाए और उसके बाद वापस आए तो थोड़ा सा योगासन, प्राणायाम आदि या फिर कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो उसको करना चाहिए, करना ही चाहिए। किसी एक योग्य प्रशिक्षक के देखरेख में करें। जबरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज इंटरनेट से इधर उधर से निकाल करके आप शुरू कर देंगे तो हो सकता है वो हानि भी कर जाए, क्योंकि शरीर की स्थिति, अवस्था, आयु और उसकी मात्रा ये हमें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। ये एक अच्छा योग शिक्षक या फिर कोई ऐसा विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। तो आपके शरीर के हिसाब से, आपके बल के हिसाब से, आपकी आयु के हिसाब से क्या आवश्यक है वो किसी की देखरेख में अवश्य करें। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस ऋतु में व्यायाम का विशेष रूप से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह ऋतु ही व्यायाम के अनुकूल बनी हुई है। इससे शरीर बलवान तो बनेगा, सुडौल भी हो जाएगा, सौष्ठव मिलेगा। शरीर के सारे अंग प्रत्यंग अपने अपनी जगह पर इतने सुडौल, कसे हुए और बलयुक्त हो जाएंगे कि इसको कहते हैं सुडौल होना। सौष्ठव, शरीर सौष्ठव प्राप्त होता है और खाया पिया बिल्कुल ठीक प्रकार से पच भी जाता है। उसके अलावा तेल की मालिश हमें इस ऋतु में करनी चाहिए। मैं सबको, अपने जितने भी विद्यार्थी नियमित रूप से योग करते हैं उन सबको भी मैं सबको निवेदन करता हूँ, सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि तेल की मालिश इस ऋतु में जरूर किया करो। वजन बढ़ाने की इच्छुक लोग भी और वजन घटाने के इच्छुक लोग भी, ये दोनों ही लोगों पर काम करके बिल्कुल बॉडी को बैलेंस में ले आता है। तेल साइंटिफिकली बहुत अच्छा काम करता है मांसपेशियों पर, त्वचा पर, मेटाबॉलिज्म पर। इसलिए अभ्यंग यानी कि तेल मालिश जरूर करनी चाहिए। हृदय की ओर तेल मालिश का एक दिन अलग से कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे विशेष रूप से। वरना अभी फिलहाल तो थोड़ा सा इस तरफ, यदि आपको हाई बीपी है तो ऊपर से नीचे, और यदि आपको कोई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो नीचे से ऊपर, ऐसे हृदय भाग की तरफ ऐसे चलते हुए, ऊपर की तरफ चलते हुए आपको मसाज करनी चाहिए इस तरह से। तो ये सबसे पहले आप कौन से तेल से मसाज करें, तो वो है जैतून का तेल। 5 से 7 दिन आप जैतून के तेल से करें, फिर शरीर धीरे धीरे अभ्यासी हो जाएगा। फिर आप तिल का तेल अथवा दूसरा कोई अच्छा उत्तम कोई तेल ले सकते हैं, तो तिल का तेल अच्छा होता है। उसके अतिरिक्त आपको उबटन लगानी चाहिए, हल्दी की उबटन, मसूर की दाल उसमें डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। नहीं तो कम से कम हल्दी का उबटन जरूर लगाएं। चंदन भी डाल सकते हैं, हल्दी का उबटन। इस ऋतु में सिर पर तेल जरूर लगाएं। सिर पर यदि तेल लगाएंगे तो सिर बलयुक्त होगा, याददाश्त आपकी अच्छी हो जाएगी, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। बालों की जड़ें, बाल जड़ना आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है रोगी लोगों के लिए, जिनका पेट खराब है, थायराइड है, तमाम रोगों की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उन सबको झेलने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के बाल जड़ते हैं। उनको झेलना मत, उनके लिए आपको सही खान पान,
सही रहन सहन, आहार विहार को थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत बड़े काम नहीं है ये आसान है। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे देखेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। 5-7 दिन थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। फिर उसके अलावा सरसों की तेल की यदि हम मालिश करें 5-7 दिन के बाद, जैसे आपका जैतून के तेल में शरीर ढल जाए, अच्छा हो जाए, तो सरसों की तेल की यदि मालिश करेंगे, त्वचा इसमें से सुंदर बनती है, बहुत अच्छी बनती है, निरोग बनती है, त्वचा को बल मिलता है। सरसों का तेल सिर के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। चेहरे को छोड़ करके सरसों का तेल आप पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। अच्छा हो, घानी का हो, शुद्ध हो, सरसों की झांस। आप कैसे पहचान होती है, यहाँ लाते हैं ना, बहुत तेज जलन सी होने लगती है, आंखों के पास लाते हैं जलन होने लगती है। केवल तेल को शीशी में भरा हुआ या यूं पास में लाओगे तो जलन होने लगेगी, छींक आने लगेगी। उसको सरसों का, शुद्ध सरसों के तेल की पहचान यही होती है। उसके अलावा यदि किसी को फोड़े, फुंसियाँ, स्किन की एलर्जी है, तो इस ऋतु में तेल की मालिश करने से और स्किन की एलर्जी वो सारी दूर हो जाती है। फोड़े, फुंसियाँ और स्किन की एलर्जी जितनी भी है, यदि तेल में आप कपूर डाल करके उससे मालिश करेंगे तो गठिया में और जोड़ों के दर्द में विशेष लाभ प्राप्त होता है इस ऋतु में। ये ध्यान रखना, इस ऋतु मतलब हेमंत में और शिशिर में, इस पूरे शीतकाल में, पूरे सर्दी के काल में। सामान्य रूप से लोग कह देते हैं कि सर्दी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु नहीं होती, सर्दी का काल होता है, शीतकाल जिसको कहते हैं। व्यायाम करने के बाद या योगासन आदि करने के बाद उबटन लगाना चाहिए, उपटन करना चाहिए। हाँ, व्यायाम को तेल की मालिश के बाद भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी रहता है। लेकिन कुछ लोग पसीने के कारण से होता है, कुछ लोग ज़्यादा कर लेते हैं तो पसीना आने लगता है। सर्दी की ऋतु में बहुत पसीना कम आएगा, इसीलिए तेल मालिश के बाद आप व्यायाम को कर सकते हैं। इस मौसम में ठंड लगने से जुकाम, बुखार और निमोनिया आदि होने की पूरी संभावना रहती है, इसीलिए आपको त्वचा रूखी भी हो जाती है। त्वचा रूखी होने से शीतल वात यानी कि ठंडी हवा जिसको कहते हैं, उस ठंडी हवा में जो व्यक्ति घूमता है या ठंडी हवा में ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ सबको अपने नाक में ज़रूर तेल लगाया करो, ताकि ये ठंडी हवा अंदर जा कर के आपको बीमार नहीं करेगी। ठंडी हवा से खांसी, सांस की बीमारी, गठिया, जोड़ों में दर्द, जोड़ों का दर्द और खुजली आदि, ये सब जितनी समस्याएं ये होने लगेगी। इसलिए तेल की मालिश से अपने शरीर को तर बना के रखो, और उसके अलावा नाक में भी तेल लगाओ, कान में भी थोड़ा तेल लगाओ। इस तरह से आपको तेल ही ये बहुत अच्छा साथ देगा इस पूरे शीतकाल में। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपको ठंडी हवा से एक तो बचना चाहिए। जितने ताप वाले स्थान हैं, जितने भी बहुत गर्मी प्रदान करने वाले, क्योंकि शीतल वात है ना, तो गर्मी प्रदान करने वाले स्थानों में रहना चाहिए, वो उसी स्थानों में सोना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मी प्रदान करने वाले स्थान शीतलता में, सर्दी में बचा के रखते हैं, शरीर की स्थिति को अच्छा बना के रखते हैं। ये थोड़ा भारी कपड़े, गर्म कपड़े और कंबल, रजाई, सूती और ऊनी वस्त्रों को हमें पहनना चाहिए। ये रहन सहन में विशेष बातें हैं। बिस्तर वो वाहन आदि अच्छी तरह से ढके हुए होने चाहिए, बिस्तरों को भी और वाहनों को भी। वाहन भी रखे रात भर में ओस कोहरे से बिल्कुल ऐसे ठंडे हो जाते हैं, सुबह बैठते ही बहुत ठंड हमारे शरीर में इसकी ट्रांसफ़र होने लगती है। तो वाहनों को भी आपको ढक के रखना चाहिए, बिस्तरों को भी ढक के रखना चाहिए, क्योंकि बिस्तर भी वातावरण की ठंडक से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अग्नि को सेकना चाहिए और धूप को सेकना चाहिए। धूप में बैठने की थोड़ी देर विटामिन डी लिया करो। मैं तो कहता हूँ गर्मी में भी लेना चाहिए, लेकिन अभी सर्दी का काल प्रारंभ हो गया तो आपको धूप सेकना चाहिए, अग्नि को सेकना चाहिए। धूप जो है पीठ की ऊपर से सेवन करनी चाहिए। अग्नि हमेशा सामने से सेवन की जाती है, सूर्य का सेवन पीछे से और अग्नि का सेवन आगे से हमेशा करनी चाहिए। सिर पर जड़ों में, बालों की जड़ों में ज़्यादा धूप नहीं लगने देनी चाहिए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कमरा हमारा गर्म यदि हमें करना है तो हमें रूम हीटर का प्रयोग करना चाहिए, रूम हीटर। और उसके अतिरिक्त इस ऋतु में मर्यादित मैथुन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रात को सोते समय आप दूध और दूध में वृष्य पदार्थ जो हमारी शक्ति को बढ़ाते हो, दूध में डाले जा सकते हैं अथवा दूध के अलावा लिए जा सकते हैं, वो ज़्यादा हितकारी होते हैं, रात भर में हमारी शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। तो जिसमें छुआरा होता है,
किशमिश होती है, अखरोट होता है, अंजीर होती है, अंजीर होता है, और भी ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को, जैसे सिंगाड़े का आटा होता है, सिंगाड़े का आटा भी दूध में डाल करके लिया जा सकता है, हल्दी को दूध में, सौंठ को दूध में, मुनक्का को दूध में, हरी किशमिश को दूध में, अंजीर को दूध में, बादाम को दूध में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको दूध में लेने से या दूध से अलावा भी दूध के साथ में लेने से बहुत लाभकारी होती हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाती हैं। अपथ्य आहार विहार की बात करते हैं, जो अपथ्य, जो हमें नहीं करना चाहिए। अभी हमने पथ्य आहार के और पथ्य विहार के बारे में जाना, अब अपथ्य आहार और अपथ्य विहार के बारे में जानेंगे। अब अपथ्य आहार और विहार के बारे में हम चर्चा करते हैं। अपथ्य में इस पूरे शीतकाल में हल्के, रूखे, वातवर्धक पदार्थ जितने भी हैं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं तीन रसों से युक्त और भी, कटु, कषाय और तिक्त। कटु यानी कड़वे, कषाय यानी कसैले, तिक्त यानी तीखे। इन तीन प्रकार के रसों से युक्त खाद्य और पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और हल्के, रूखे, वातवर्धक यानी वायु को जो बढ़ाते हैं ऐसे पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बासी और ठंडे, बासी का मतलब यहाँ पर फ्रिज वाले पदार्थों से भी, ठंडे पदार्थों से है। बासी यानी रात का रखा हुआ सुबह खा रहे हैं, ये वात को बढ़ाएगा, वायु को बढ़ाएगा, वायु को बढ़ाएगा तो शरीर में दर्दों को बढ़ाएगा। इसलिए ताज़ा भोजन बनाया करो और अगले 1 घंटे में उसको खा लिया करो, 1 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लिया करो, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। उसके अलावा आइसक्रीम इस ऋतु में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कुछ लोग खा लेते हैं, नहीं खानी चाहिए। ठंडी प्रकृति वाले कोई पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खटाई में इमली, अमचूर, खट्टा, दही, आम का अचार और ऐसे ही कुछ पदार्थ, इनका सेवन या तो ना करें या कर रहे हैं तो बहुत कम से कम ही करना चाहिए। देर रात तक नहीं जागना, सुबह को बहुत देर तक सोए नहीं रहना, आलस्य में पड़े हुए हैं, श्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं और देर तक भूखे रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अधिक स्नान करते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी बेकार। इस पूरे ऋतु में आपके बल को जो संचित हो रहा है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, वो वापस से घटता चला जाएगा। आगे आने वाली वसंत ऋतु फिर आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु कष्टकारी हो जाएगी। इसलिए जो नहीं करना उसको बहुत ध्यान से आप पालन करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत ठंड सहन करते हैं कि मेरे को तो सर्दी नहीं लगती, ठंड सहन करते जाते हैं। नहीं, कभी ठंड नहीं सहन करनी, ये आपके शक्ति को ये भी घटाने वाली चीज़ है। इसलिए बहुत ठंड सहन नहीं करना है, थोड़ी तो सहन करनी चाहिए, बहुत नहीं करनी चाहिए। रात को देर से भोजन कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, कब पचेगा और कब सोएंगे और कब दूसरे दिन आप उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, हो ही नहीं सकता। देर तक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, इस ऋतु में तो विशेषकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भोजन के तुरंत बाद सो जाते हैं, ये भी, इससे भी बचना चाहिए। ये सब अपथ्य विहार है, अपथ्य विहार, इनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। जो लोग हरड़ का सेवन रसायन के रूप में करते हैं, उन सबको हेमंत ऋतु में आधा चम्मच हरड़ का सेवन, सौंठ के चूर्ण यानी कि आधा चम्मच सौंठ का, यानी आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण और आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण। रसायन का मतलब होता है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखे, जो स्वस्थ व्यक्ति को और उत्तम, बलवान, अच्छा स्वास्थ्य, निरोगता, आरोग्यता प्रदान करे, उसको कहते हैं रसायन का सेवन करना। तो आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण और आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण, इन दोनों को, और यदि इन दोनों को पानी से लेना चाहिए, गुनगुने पानी से। और यदि आपको इसके ठीक बाद यानी 23 दिसंबर से 23 फरवरी शिशिर ऋतु की यदि बात की जाए, उसमें यदि हरड़ के साथ आपको लेना है तो पिप्पली लेना। हेमंत में सौंठ लेनी चाहिए, और अगर शरद की बात की जाए, शिशिर की बात की जाए 23 दिसंबर 23 फरवरी, तो आपको हरड़ के साथ में पिप्पली, जिसको पीपल भी कहते हैं कुछ लोग, तो इस पीपल के चूर्ण के साथ में आपको आधा आधा चम्मच दोनों का इस तरह से ताजे पानी से या गुनगुने पानी से इसका सेवन करना चाहिए। ये रसायन के रूप में आपके लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। इस प्रकार से यदि आप रसायन का भी सेवन करेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध, पवित्र, और पूरे इन 4 महीनों में अपनी शरीर की शक्ति को बढ़ा देंगे। हरड़ के साथ सौंठ और हरड़ के साथ पीपल, ये दोनों 2-2 महीनों में बदला जा सकता है।
आप 4 महीने इसको करिए, निश्चित रूप से आप पूरे वर्ष भर बाकी के 8 महीने स्वस्थ बने रहेंगे, पेट भी साफ रहेगा, शरीर के अंदर शक्तियां भी बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बढ़ेंगी। दोनों ऋतु में अंतर क्या है? हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु हैं तो दोनों शीतकाल की, इनमें अंतर क्या है थोड़ा सा इनको जान लेते हैं। मौसम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दोनों में मौसम एक जैसा ही होता है। हेमंत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन में होता है, क्योंकि देखो 21 दिसंबर 22 दिसंबर के आसपास सूर्य दक्षिणायन में यानी दक्षिण की ओर गति करने वाला हो जाता है, जो कि 23 दिसंबर या 22 दिसंबर 21 दिसंबर तक, जो कि 6 महीने का चलता है। इस पूरे में दक्षिणायन में सूर्य होता है और इसी के ठीक बाद आपका 23 दिसंबर के आसपास ही सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। और एक तो पहला अंतर तो इन दोनों में ये हो गया कि सूर्य दक्षिणायन में हेमंत में है और शिशिर ऋतु में सूर्य उत्तरायण में, पहला अंतर तो ये हो गया। अब इनके कारण से कुछ अंतर भी आता है, कुछ जो औषधियां हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनमें आहार द्रव्यों में इनमें क्या है, स्निग्धता होती है। स्निग्धता मतलब चिकनाई आती है, मधुर रस और पौष्टिकता प्रदान की जाती है प्रकृति के द्वारा इन समस्त पदार्थों में, तो इनका अंतर होता है। निश्चित रूप से दोनों ही ऋतुएं अपने आप में बहुत बढ़िया है। जैसे हेमंत ऋतु दक्षिणायन लिए भी होती है या दक्षिणायन के दौरान होती है हेमंत ऋतु, तो इसमें औषधियों में और आहार के द्रव्यों में स्निग्धता, मधुरता और साथ में पौष्टिकता या मधुर रस जिसको कहते हैं और पौष्टिकता लिए हुए कुछ चीज़ें होती हैं। इस ऋतु में शरीर में दोषों का संचय अल्प मात्रा में होता है। जो वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं, इनका संचित होने की गति कम होती है, कम मात्रा में ये संचित होते हैं, क्योंकि संचय, प्रकोप और सम होना, ये 3 प्रकार की स्थितियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। संचय यानी इकट्ठा होना, प्रकोप यानी बिगड़ जाना, उसका दुख देना हमें, रोग पैदा करना, और सम यानी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति होना। यहाँ दूसरे 2 दोष जो हैं बढ़े हुए हैं तो ये कम है। तो इस तरह से हमें संचय, प्रकोप और सम, इन तीनों के बारे में भी सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, हेमंत ऋतु में जो शरीर में जो दोष होते हैं वो उनका संचय अल्प मात्रा में होता है, परंतु शिशिर ऋतु में सूर्य उत्तरायण में है या उत्तर भाग में ज़्यादा स्थित है, तो फिर उसमें आधान काल है। इस आधान काल के कारण से वातावरण में रूखापन या रुक्षता जिसको कहते हैं, शीतलता, ये दोनों होते हैं। रूखापन भी होता है और शीतलता भी होती है, क्योंकि सूर्य आ चुका होता है, स्निग्धता कम हो जाती है। वनस्पतियों में अब शीतलता आएगी, अब भारीपन आएगा, मधुरता आएगी, तो कफ का संचय होगा। तो कफ का संचय काल कौन सा है? यह शिशिर ऋतु। तो कफ के संचय काल के कारण से यह, इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, या फिर नवंबर, दिसंबर, इधर जनवरी, फरवरी, इस तरह से देखा जाए तो ये नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, दोनों ही महीने हेमंत ऋतु, जनवरी पूरा और फरवरी पूरा, दोनों ही महीने शिशिर ऋतु। इस तरह से ये इन ऋतुओं को यदि विभाजित किया जाए तो होता है। अतः शिशिर ऋतु में भी हमें उपर्युक्त आहार विहार जो हमने आपको अभी बताया है, इसीलिए क्या करना चाहिए, शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु में भी, दोनों में ही जो अभी हमने आहार पथ्य विहार और अपथ्य आहार अपथ्य विहार, ये दोनों बताएं, इनका पूरे ईमानदारी से पालन करना चाहिए, पूरा ठीक निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। शीतल यानी कि ठंडे और हल्के और रूखे पदार्थों का सेवन और उपवास नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। तो आप सभी दर्शकों का इस स्वास्थ्य के विशेष कार्यक्रम, इस श्रृंखला में शिशिर ऋतु या हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु या शीतकाल में आहार विहार या ऋतुचर्या के इस विशेष कार्यक्रम में हमने कुछ बताने का प्रयास किया। आशा है आप इस कार्यक्रम को देखकर, सुनकर, जानकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप पूरे शीतकाल में अपने शरीर को वृद्धि, बलवान, आरोग्यवान बनाने का पूरा प्रयास करें और आगे फिर ऋतुचर्या के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।